स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजार 25,000 की दहलीज तक जाता है और एक बार फिर से घूमकर दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ता है। 24,928 929 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त है। सेंसेक्स 184 अंकों पर है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा हल्का करीब 1/4% के आसपास की गिरावट वहां पर देखने को, फ्लैट टू नेगेटिव के लिए वहां पर गिरावट है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस जारी है, स्पेशली आज मिड कैप में 3/4% के आसपास की बढ़त वहां पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स तेजी की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन में लगातार थर्ड डे, जबकि इसी तरह का एक साइन है 14,500 शेयर तेजी में, 900 साढ़े 900 शेयरों में बिकवाली है। तो एडवांसेस अभी भी स्ट्रेंथ के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। सेक्टोरल वाइज आज सीपीएससी 4 फ्रंट पर है, फाइनेंशियल्स 4 फ्रंट पर है, मेटल 0.5% ऊपर, एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव, आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन फार्मा ने आज कमान संभाली है, 1% के आसपास की बढ़त है और कैपिटल गुड्स जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे सोफार कामकाज कर रहा है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो आज भारतीय एयरटेल जो कि अच्छी तेजी में है, एनटीपीसी 9.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स करीब 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, क्रूड के फॉल का इंपैक्ट, रिलायंस करीब 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कह लिए टाटा मोटर्स और इन्फोसिस में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। राजेश पालिया सर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे आज मार्केट्स को लेकर भी। राजेश सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और एक सस्ता ऑप्शन भी हम राजेश जी से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर, ये लगातार तीसरा दिन है जबकि हम सेम स्ट्राइक्स देख रहे हैं, 25,000, 25,100, 25,200 जहां पे थोड़ी बहुत राइटिंग है, 24,900, 24,800, 24,700 पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में स्पॉट क्योंकि 51,500 के आसपास है तो उधर ही 51,500 पे मेजरली कॉल राइटर्स, 51,500 के आसपास ही आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी और साथ साथ अगर आप 51 यानी 50 के नीचे भी जाएंगे तो 49,500, 49,800 यहाँ पर राइटिंग है। 51,500, 600, 700 पे ऊपर कॉल राइटर्स हैं, नीचे 51,400, 51,300, 51,500 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आप देखेंगे। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बुलिश है और करीब 55 लॉन्ग है, 72 शॉर्ट कवरिंग है, 23 शॉर्ट है और 32 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग फार्मा में और शॉर्ट कवरिंग में भी बहुत हद तक फार्मा के नाम है, लेकिन लॉन्ग में ग्रैन्यूल्स इंडिया नंबर्स के बाद 6% ऊपर, एसआरएफ 4.5% ऊपर, परसिस्टेंट 3.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड 3% ऊपर, फार्मा से लुपिन 3% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन लगातार दूसरा दिन 4.5% की तेजी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जबरदस्त नंबर 3.5% ऊपर, ट्रेंट 3.5% ऊपर, क्रूड के फॉल का इंपैक्ट एशियन पेंट्स में 3% ऊपर और पॉलीकैप 2.5% की तेजी यहाँ पर है। प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आप इंडिया मार्ट को डाल सकते हैं कि नंबर तो अच्छे थे इनके, लेकिन क्लाइंट एडिशन को लेकर इशूज हैं तो उस पर बातचीत करेंगे हम अभी। 8% नीचे, इंडस टावर 3% नीचे, जेके सीमेंट 1.5% नीचे, डीवी स्लैब 1.5% नीचे, एक्साइड 1.5% नीचे, मैरिको, महानगर गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड, फेडरल बैंक, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि 1 से लेकर 1.25% के आसपास की बढ़त की गिरावट सोफार दिखाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है इस हफ्ते में जबकि हम हर रोज 24,900, 24,000 या 25,000 की दहलीज तक पहुंचते हैं, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है और फिर एक दायरे में हम पूरे दिन कामकाज करते हैं। क्या करें अभी बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए सिंपल रीजन है, 25,000 की स्ट्राइक पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया बना हुआ है। ये हमने देखा था कि बजट के पहले ही बहुत सारी पोजीशन जो कि इस करंट वीक की एक्सपायरी में 25,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऑलरेडी डिप्लॉय की थी और हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट एक बार अटेम्प्ट करते हुए भी दिखा 25,000 की तरफ, लेकिन वहां पे जो शॉर्ट कवर होने थे या अनवाइंडिंग होनी थी कॉल राइटर्स की, वो वहां पे नहीं होते हुए दिखी। तो इसलिए हमें लगता है कि अभी हो सकता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा 25,000 के आसपास हम सप्लाई जोन को फेस करते हुए दिखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 25,000 के लेवल को मार्केट वापस क्रॉस करने में यहाँ से कामयाब होते हुए दिखेगा एंड देन यहाँ से 25,300 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। अगर हम पुट बेस कंसंट्रेशन देखें तो 24,800 पे एक अच्छा पुट बेस कंसंट्रेशन बना हुआ है। तो हमें लगता है कि जब तक 24,800 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है, जो भी डिप मिलती है टुवर्ड्स टू 24,800 वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 24,750 का और पोजिशनली टारगेट हमें लगता है निफ्टी में 25,200, 25,300 की तरफ आते हुए दिखेंगे। बट स्पेशली अगर आपको एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो अगर ये डिप आपको इंट्राडे बेसिस पे मिलती है 24,900 के आसपास, तो वहां पे आप अपना बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 24,830 के स्टॉप लॉस से और अपसाइड में 25,000 के आसपास वापस आता है निफ्टी तो वहां पे बुक भी करें। तो
मार्केट 25,000 का स्ट्राइक पार तो करेगा, हो सकता है थोड़ा समय ले, लेकिन हाँ यहाँ पर 25,000 के ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। लाइकवाइज राजेश सर, निफ्टी बैंक का पार्टिसिपेशन होगा या कोई और सेक्टर लेकर जाएगा इस बार तेजी को? देखिए, बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट जरूर किया, लेकिन वहां पे जो मेजर सप्लाई जोन अभी भी बना हुआ है वो है 52,000 के आसपास। तो उसको क्रॉस करने में अभी भी बैंक निफ्टी कामयाब नहीं हो रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में जो एक रैली बनी थी, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है। थोड़ा सा अर्निंग से लेके मार्केट को एक कंसर्न जरूर बनी थी पिछले कुछ दिनों में। तो उसके चलते हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स में एक थोड़ा प्रॉफिट बेकिंग हायर साइड पे, बुकिंग एक हायर साइड पे देखने को मिला। अब एसबीआई के अर्निंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है नहीं। अगर वहां से कुछ पॉजिटिविटी बनती है तो हमें लगता है कि एक बार अटेम्प्ट जरूर लेगा बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास वापस से मूव करने का। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 51,000 से 52,000 एक दायरा है अभी बैंक निफ्टी का। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है। हमें लगता है कि 51,000 के जितना नजदीक मिले बैंक निफ्टी स्पॉट, आपको वहां बाय डिप्लॉय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 50,900 के। और अपसाइड में अभी के हिसाब से, अभी के लेवल के हिसाब से हमें लगता है 51,800 और 52,000, ये दो टारगेट को एम करके टिप्स में बाय करें। और 52,000 जब तक क्रॉस नहीं होता, उसके नजदीक पहुंचता है तो वहां प्रॉफिट भी बुक करें। तो 51,800 52,000 के जोन्स में जितना आसपास आप खरीदारी करें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 51,450 480 जोन्स में कामकाज कर रहा है। राजेश सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? नहीं, लॉन्ग ही ट्रेड है। और पहला स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से पसंद आ रहा है, उसमें डीएलएफ पे हमारा व्यू बुलिश है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से लास्ट वीक में एक तेजी बनते हुए दिखी थी और फॉलो अप बाइंग एक्शन करंट वीक में भी आते हुए दिखी, लॉन्ग बिल्टअप पे डेरिवेटिव डेटा में स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। पूरा सेक्टर ही एक अच्छे मोमेंटम में। डीएलएफ फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 920 930 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 876 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा अब यहाँ पे 2900 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी हमने देखा कि एक अच्छी तेजी यहाँ पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में वापस से लोअर साइड से आते हुए दिखी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें पसंद आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट जो आ सकते हैं करीब 3,040 से लेकर 3,060 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2910 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सन फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। सन फार्मा ऑलमोस्ट 2-3 दिन के एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सन फार्मा यहाँ से एक मोमेंटम कैरी करते हुए दिख सकता है। 1780 से लेकर 1800 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1705 का। तो तीन नाम, जिसमें डीएलएफ पहला नाम है जहां पर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं करीब करीब 920 से 930 के टारगेट्स के लिए। 876 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एम जिसके नंबर्स भी अवेटेड हैं, तो 3,040 3,060 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 2,910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम जो है वो है सन फार्मा। इसके नंबर्स आने वाले हैं कल, करीब 1780 1800 के टारगेट्स के लिए आप इसे देखेंगे। 1705 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। राजेश सर, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कल शाम को हुआ, स्पेशली सेबी की तरफ से डेरिवेटिव मार्केट्स को लेके, और आप सालों से हो, डिकेड से हो मार्केट्स के अंदर, ये जो पूरा स्टेप सेबी के फेरबदल या जो भी पूरे स्टेप सेबी ले रहा है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि थोड़ा सा कट डाउन हो पाए स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, स्पेशली ऑप्शन मार्केट के अंदर। किस तरह के इम्प्लीकेशन आप इसमें समझ रहे हो, कैसे कदम को देखा जाए? तो देखिए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेबी का जो कंसर्न था कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो काफी पैसा यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। जो डेटा था वो काफी सरप्राइजिंग डेटा था, जिसमें जो देखने को मिला कि करीब 51,600 करोड़ रुपए एक साल में ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेंट ने जो लॉस किया है, जो कि पहले भी पब्लिश किया था कि 90% ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते, 10% ही बनाते। तो अल्टीमेटली पैसा छोटे ट्रेडर से शिफ्ट होके बड़े ट्रेडर्स के पास मूव होता है, क्योंकि एक बायर एक सेलर जरूर होता है डेरिवेटिव मार्केट में। तो ये एक कंसर्न बना हुआ था कि किस तरीके से इनके लॉसेस को रोका जाए। उसके चलते 6-7 मेजर्स जो कि कंसल्टेशन पेपर में देखने को मिले। अब इससे मार्केट में ये जरूर होगा कि थोड़ी एक्टिविटी पॉज मोड में जाएगी, क्योंकि इसमें मार्जिन जो बढ़ा दिए गए हैं, अब जो बढ़ जाएंगे अगर ये कंसल्टेशन पेपर को इम्प्लीमेंट किया जाता है
ये सारे मेजर्स को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो सबसे मेजर जो इसमें देखने को मिल रहा है, सारी स्टेप्स जो लिए उसमें सबसे बड़ा जो एक आउटकम आ रहा है वो यही है कि जी। आप छोटे निवेश के थ्रू इस डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉट साइज भी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी बढ़नी है, मार्जिन अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। आपको एक्सपायरी के दिन भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे देना होगा। आपको कैलेंडर स्प्रेड में जिसमें आप मार्जिन को मैनेज करते थे वहां पे भी आपका मार्जिन का हिट आएगा, अपफ्रंट मार्जिन आपको लगेंगे। तो अल्टीमेटली अब ये जो देखने को आया है कि 60-70% जो ऑप्शन ट्रेडर है जिनकी कैपिटल 5 लाख के नीचे होती है वो इस मार्केट से अब धीरे धीरे दूर होंगे, क्योंकि अब उन्हें बड़ा मार्जिन डिप्लॉय करना होगा। तो जो हमने पिछले 1-2 सालों में देखा, जी। छोटे निवेशक इस मार्केट में बने हैं वो थोड़े से अब दूर होंगे इससे। और जो सेबी की एक मंशा थी कि वो जो छोटे निवेशक है उनको लॉस ना हो, वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा कम पार्टिसिपेट करें, तो शायद कहीं कुछ हद तक हमें लगता है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये एक मार्केट है जो कि बहुत डायनामिक होता है। जी। पहले बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं इस मार्केट में अलग अलग चीजों को जी रोकने के लिए, राजेश जी। और दिशा खुद ही दिशा निर्धारित करता है। तो हो सकता है कि आगे पीछे वापस हमें भी कुछ नया मार्केट अपने हिसाब से इसकी डायरेक्शन वापस से प्ले आउट करते हुए दिखेगा। ओके, चलिए इस पे आगे आपसे और बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं इंडिया मार्ट की मैनेजमेंट से। Q1 के कंपनी के नंबर शानदार रहे हैं। आय 17%, मुनाफा 37% बढ़ा है, एबिटा ग्रोथ 55% के आसपास रही है और मार्जिन भी 9% बढ़कर 36% हुए हैं। नंबर्स पर और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और दिनेश अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। दिनेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और पहले तो शुभकामनाएं, बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए हैं। वैसे तो कंपनी ने, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह है, लेकिन वैसे कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सर पहले तो इस क्वार्टर के लिए क्या काम करके गया, दूसरा थोड़ा सा मार्केट स्केप्टिकल था क्लाइंट एडिशन को लेकर, किस तरह क्लाइंट एडिशन नए आ रहे हैं उसको लेकर, तो उसके लिए आप क्या आउटलुक लेकर चल रहे हो एटलीस्ट Q2 में या फाइनेंशियल ईयर फॉरवर्ड? तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ अपनी निगाह बनाए रखना। और जैसे कस्टमर चर्न हमारा बढ़ रहा था तो हमने कोशिश की है कि ऐसी जगहों से ध्यान हटाएं जहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज से या ऐसी सिटीज से जहां पे हमारा कस्टमर का रिटेंशन में दिक्कत हो रही थी। और उसका फायदा आपको देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन 27-28% से बढ़कर के 33-34% होना चाहिए था, जो कि अभी इस बारी 36-37% आया है। क्योंकि काफी सारी ज्वाइनिंग जो होती है, नई ज्वाइनिंग, वो जून एंड और जुलाई बिगनिंग में होती है, तो इसलिए इस क्वार्टर में उसका असर नहीं दिख रहा है। अगले क्वार्टर में वो मार्जिन शायद 33-34% के बीच में रहेगा। रेवेन्यू पे भी अगर आप देखें तो कलेक्शंस पे हम ध्यान देते हैं। कलेक्शंस इस बारी क्योंकि कस्टमर एडिशन कम था इसलिए हमारे कलेक्शंस भी 15% ग्रो हुई हैं, लेकिन ओवरऑल बेस चूंकि बड़ा है इसलिए रेवेन्यू की ग्रोथ हेल्दी है। 1475 करोड़ रुपए का हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू है, जिसकी वजह से 80% हमारा रेवेन्यू वहीं से फॉलो थ्रू करता है। तो 17% के आसपास हमारी रेवेन्यू ग्रोथ भी रही है। अच्छा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहा है। और अब हम कोशिश कर रहे हैं बराबर कि कैसे कस्टमर्स की ग्रोथ पे भी ज़्यादा ध्यान दी जाए। अच्छी बात यह है कि हमारा करीब 50% जो कस्टमर बेस गोल्ड और प्लैटिनम का है वो करीब 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और उस डायरेक्शन में हमारा मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है, हमारा आरपू ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी है और हमारा चर्न भी काफ़ी हेल्दी है। जी, तो दिनेश सर 2-3 चीज़ें मैंने और ऑब्जर्व किया। डिस्पाइट कस्टमर एडिशन स्लो था, लेकिन आपका रियलाइजेशन बहुत बेटर होकर आया इस बारी। डिस्पाइट नंबर उतना स्ट्रांग था लेकिन रियलाइजेशन अच्छा है, तो क्या कुछ हाइक किया है आपने रियलाइजेशन का जिसकी वजह से नंबर्स में इंप्रूवमेंट है? पहला पार्ट। दूसरा, टीयर 2 सिटीज़ स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही हैं पहले कंपैरिजन में। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या Q2 ऑनवर्ड्स या आगे के लिए टीयर 1 से डाइवर्सिफिकेशन 2 की तरफ ज़्यादा होता देख रहे हैं? तो देखिए, हमारा ज्यादा फोकस टीयर 1 पे ही रहेगा। टीयर 2 अभी भी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि एक मार्केट प्लेस को फ्लरिश करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एक शहर से होने चाहिए, क्योंकि काफी बिजनेस हमारा लोकल होता है और काफी बिजनेस हमारा रीजनल और नेशनल होता है। तो जहां जहां पे भी टीयर 2 में इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो नेशनली सप्लाई करते हैं या रीजनली सप्लाई करते हैं, वहां हम टीयर 2 में बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे आप राजकोट देखें, जैसे आप कोयम्बटूर देखें। लेकिन जहाँ पे थोड़ा
लोकल बिजनेस होता है, जैसे दिल्ली एनसीआर है, बॉम्बे है, चेन्नई है, बेंगलोर है, उन जगहों पे टियर 1 पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। तो टियर 2 में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है वहाँ पे हमारा फोकस रहता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा टियर 1 की तरफ ही रहता है। सॉरी, दूसरा सवाल क्या था? तो आपका जो रियलाइजेशन है इस क्वार्टर में जी। वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, उसकी कोई खास वजह? तो एक तो ये है कि आप रियलाइजेशन को अगर देखें तो मोस्टली जो हमारा रियलाइजेशन है वो टॉप क्वार्टाइल ऑफ द कस्टमर से बढ़ रहा है। तो गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर है, तो गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर में अगर आप देखें तो क्योंकि FY23 में काफी सारा कस्टमर हमने सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल में ऐड किया था, हालांकि जितनी रिटेंशन की उम्मीद थी उतनी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उसमें से काफी सारा कस्टमर गोल्ड और प्लैटिनम की तरफ FY24 में मूव हुआ है, जिसका कि अब अच्छा रियलाइजेशन हमको आ रहा है। दूसरी बात, 2 साल पहले भी हमने बताया था कि अब हम धीरे धीरे अपने प्लैटिनम की जो प्राइसिंग है तो कैटेगरी बेस्ड और सिटी बेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे जो एडॉप्शन है वो कैटेगरी और सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ रहा है। और तीसरी बात ये, क्योंकि ओवरऑल कस्टमर का नंबर ही कम ग्रो हुआ है तो डिनोमिनेटर कम ग्रो होने की वजह से भी रियलाइजेशन ज्यादा दिख रहा है। दिनेश सर, 9 साल के जो आपके एवरेज आरपूज हैं उससे ज्यादा का आरपू हमने Q1 के नंबर में देखा है अभी अभी जो इस क्वार्टर में आया है। ये नंबर क्या अब यही रिटेन करेगा या और बेटर होते हुए देखेंगे, या एवरेज आरपू के आसपास ही कहीं हम आएंगे? एवरेज आरपू के आसपास ही रहेंगे, और जैसा कि हमारा पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखें तो 6 से 7%, 8% तक रियलाइजेशन पर ईयर बढ़ता है CAGR में, वो वैसे ही बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर, क्योंकि समय का अभाव आपके पास भी है, आपको भी आगे मीटिंग्स में है, इसलिए मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स के लिए। आगे समय रहा तो आपसे दोबारा फिर बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए अपना समय में देने के लिए। इंडिया मार्ट हालांकि आज है लाल निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन को लेकर थोड़ा बहुत इशू मार्केट मान रहा है, बट वो Q1 के अंदर अभी पूरी तरह रियलाइज हुए नहीं है, तो शायद Q2 के अंदर रियलाइज हो। तो गोइंग फॉरवर्ड शायद कॉन कॉल के बाद कुछ और रिएक्शन आप स्टॉक में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टॉक 6-6.5% नीचे कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ राजेश सर मौजूद रहेंगे, उनसे सस्ता ऑप्शन पे बातचीत करेंगे, और कंचन ही मौजूद रहेंगे, उनसे हम एक IOC की रिपोर्ट के ऊपर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस का बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब बातचीत करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जहां पे Q1 में IOC के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। इनफैक्ट जो GRMs है कंपनी की वो कहीं ज़्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़े, और IOC के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं कंचन से। तो कंचन, IOC के ऊपर क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? तो सबसे पहले अगर नोमुरा की बात करें तो जो नतीजे आए हैं सबसे पहले तो वो अनुमान से अच्छे आए हैं, और उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है इन्वेंट्री गेन। 390 करोड़ का इन्वेंट्री गेन है, जिसका हमें असर सीधा सीधा नतीजों में देखने को मिला है। टारगेट कर दिया है 195। साथ ही साथ इसके अलावा EOP क्रूड की कीमतें देखें तो वो फ्लैट रही हैं, और जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आए हैं। तो ये थी नोमुरा की राय। अगर हम बात करें UBS की तो इन्होंने टारगेट कर दिया है 210 रुपये। अगर हम Q1 में बात करें तो इनका भी सेम रीज़न है कि लार्ज इन्वेंट्री गेन से हमें नतीजों में फायदा देखने को मिला है। LPG 410 करोड़ की अंडर रिकवरी देखने को मिली है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से हमें कमजोर होते हुए नजर आए हैं, ये 6.4 है, जो कि अनुमान लगाया गया था पहले 7 का, तो थोड़ी सी इसमें कमजोरी है। लेकिन रिफाइनरी मेंटेनेंस कोर मार्जिन से निराशा मिली है, और Q1 में कोर मार्जिन 2.8 पे रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा पेटकेम सेगमेंट है उसमें भी थोड़ी सी हमें कमजोरी दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल दोनों ही ब्रोकरेज ने अपने टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया है। तो अपग्रेड तो आया है दोनों की तरफ से, 210 के टारगेट्स के लिए UBS और 195 के टारगेट्स के लिए नोमुरा के ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल्स के लिए। IOC हालांकि है फ्लैट साइड पे, लेकिन अदरवाइज नंबर्स के बाद यहाँ पर एक ब्रोकरेज अपग्रेड आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश सर से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और बाजार एक दायरे में ही कामकाज करते हुए 78 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब 227 अंकों पर, निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सोफार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने?
सुमित जी, कोल इंडिया पे फोकस है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डेरिवेटिव डेटा में भी आज देखें तो लॉन्ग बिल्डअप के ही साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो कोल इंडिया में यहाँ पे हमें लगता है 530 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है। ये स्टॉक हमें लगता है कोल इंडिया यहाँ से 545 550 की तरफ ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखेगा। 530 की कॉल ऑप्शन 15 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ट्रेड करें, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन के 22 रुपए से 24 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 11 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो 530 की कॉल कोल इंडिया की, 11.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं। 560 565 तक स्पॉट में कोल इंडिया जा सकता है, इसलिए आपको इस ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। करीब 22 रुपये का टारगेट पहला, 24 रुपये का टारगेट दूसरा, लेकिन 11.5 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, वरना और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मार्केट स्लोली एंड स्टेडली वापस रिहाई की तरफ जा रहा है। लेट्स सी कैसे काम काज करता है, लेकिन अभी के लिए ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।